सम्मानित साथियों, जय भीम, जय भारत। मैं दद्दू प्रसाद, पूर्व कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन एवं राष्ट्रीय संयोजक सामाजिक परिवर्तन मिशन, आपसे इस वीडियो के माध्यम से बातचीत कर रहा हूं। 10 मार्च 2022 को पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल एवं गोवा और मणिपुर विधानसभा के चुनाव परिणाम घोषित हुए और इस चुनाव परिणाम ने, विशेषकर उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव परिणामों ने पूरे देश में सामाजिक बदलाव के लिए बहुजन आंदोलन को भारी धक्का पहुंचाया और पूरे देश में जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, मानवर कांशीराम जी के विचारों को कामयाब बनाने वाले लोग हैं, उनमें निराशा और हताशा साफ तौर पर देखी जा रही है। खास करके इस बात के लिए कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन लगभग 10% वोटों की गिरावट दर्ज की गई है और उसकी सीटों की संख्या 206 से घटकर 80 और 80 से घटकर 19 और 19 से घटकर मात्र एक विधानसभा सीट पर रह गई है। तो बहुजन समाज पार्टी को केवल लोगों ने राजनीतिक दल के रूप में नहीं, बल्कि एक आंदोलन के रूप में हम सब लोगों ने मिलकर तैयार किया था। उस सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति आंदोलन का सिपाही होने के नाते और बहुजन समाज पार्टी के निर्माण में साझीदार होने के नाते मैं DS4 के कार्यक्रमों में 1983 से शामिल रहा और उसके बाद 14 अप्रैल 1984 को जब बहुजन समाज पार्टी घोषित की गई, बनाई गई और उसके बाद 21-22 जून 1984 को लाल किला मैदान नई दिल्ली में जब बहुजन समाज पार्टी का प्रथम अधिवेशन हुआ, तो उसमें साझीदार होने के नाते मैं आपसे कुछ बातें बहुजन समाज पार्टी के गिरावट के बारे में, पतन के बारे में कहना चाहता हूं। आप सब लोग अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं। हम सबका सोचना एक जैसा हो सके तो शायद हम पुनः उत्थान की, उन्नति की, उन्मुक्ति की और आजादी की यात्रा करने के लिए तैयार हो सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रदर्शन में यह गिरावट यकायक नहीं हुई है। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी यकायक नहीं बनी थी, बल्कि एक लंबे संघर्ष का परिणाम था, उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी यकायक गिरी नहीं है, बल्कि उस आंदोलन को छोड़ देने के कारण ये आहिस्ता आहिस्ता क्रमशः गिरावट आई है। मानवर कांशीराम जी ने जब इलस्ट्रेटेड वीकली ने 1987 में एक आर्टिकल, कवर स्टोरी छापी कि BSP सडन इम्पैक्ट, कि BSP एक यकायक कुछ हो गई है, तो मानवर कांशीराम जी ने उसके जवाब में कहा कि ये यकायक नहीं हुई है, बल्कि 1848 ईस्वी से महात्मा ज्योतिराव फुले के द्वारा सामाजिक बदलाव के संघर्ष से इसकी उत्पत्ति होती है और उस संघर्ष को छत्रपति साहू महाराजा कोल्हापुर नरेश ने अपने हाथों में लेकर 1890 से गतिमान प्रदान किया
और उसके बाद परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को एक महानायक के रूप में 21-22 मार्च 1920 को साहू महाराजा ने रिकॉग्नाइज किया और भारत देश के लोगों से इंट्रोड्यूस कराया कि आपका मुक्तिदाता साबित होगा। और बाबा साहब अम्बेडकर की गैर हाजिरी में मानवर कांशीराम जी ने इस आंदोलन को ऊंचाइयों तक और बुलंदियों तक पहुंचाने का काम किया। वो संघर्ष क्या है, वह आंदोलन क्या है? वो आंदोलन इस देश में जो ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें ऊपर तरफ 15% आबादी शोषक वर्ग है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के रूप में पूरा भारत उनको जानता है। इसके नीचे तरफ शोषित वर्ग है जिसको शूद्र और अनुसूचित जात, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट और जैन और ईसाई के रूप में हम सभी लोग जानते हैं। इस सामाजिक व्यवस्था जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है, जात पात, छुआछूत, भेदभाव, अन्याय, अत्याचार, आतंक, हत्या, बलात्कार, अंधविश्वास, पाखंड, अंध धार्मिक श्रद्धा, अवैज्ञानिकता इसके आधार हैं और 6000 जातियों में तोड़ा गया है भारत के लोगों को। इस सामाजिक व्यवस्था से ऊपर वाले लोगों को फायदा है, नीचे वाले लोगों को नुकसान है। जो लोग इसको नुकसान को समझ रहे हैं, जागरूक हो जाते हैं, चेतना संपन्न हो जाते हैं, वो लोग इस व्यवस्था को बदलने के काम में लग जाते हैं। वो इसको हिलाते हैं और हिला करके यूं करते हैं। खुशी की बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया भारत का संविधान इसकी अनुशंसा करता है, सामाजिक बदलाव के लिए एक आयाम, एक रास्ता देने की रास्ता प्रशस्त करता है। जिनको फायदा है गैर बराबरी से, वो इसको गैर बराबरी बनाए रखना चाहते हैं, स्टेटस को चाहते हैं। पर जिनको नुकसान है, अपमान है, बेइज्जती है, जुल्म ज्यादती है, शोषण है, उत्पीड़न है, गरीबी है, गुलामी है, वो लोग इस देश की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। जो सबसे ज्यादा दुखी है, पीड़ित है, अपमानित है, वो इसकी पहल करता है। पर जो सबसे ज्यादा पीड़ित है, अपमानित है, वो अकेले सक्षम नहीं है बदलाव करने में। इसलिए उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो कम दुखी हैं, कम पीड़ित हैं, कम अपमानित हैं, कम नीचे गिराए गए हैं, पर वो कम गिराए गए, यहां पर है वो, तो उनको रजामंद किया जाए, तैयार किया जाए कि भाई ये गिरावट तो आपकी भी, अपमान तो आपका भी है। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी इस सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया का, इस सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन की उत्पत्ति है, इससे उपजी है, पैदा हुई है। और जैसे जैसे सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा और इसके साथ समवेत होने की भावना जन समुदाय में बढ़ती गई, जन समर्थन बढ़ता गया, सामाजिक बदलाव के लिए जैसे जैसे ज्यादा लोग रजामंद होते गए, वैसे वैसे ही बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक में, जनाधार में, वोट शेयर में इजाफा होता गया, बढ़ोतरी होती गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी का जन समर्थन जो 31% तक 2007 तक लगातार बढ़ा है, वह सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया और सामाजिक बदलाव के स्वीकार्यता के कारण बढ़ा है। इसके साथ ही साथ मानवर कांशीराम जी ने कहा कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं,
उस समाज की राजनीति कामयाब नहीं होती है। तो बामसेफ और DS4 के माध्यम से मानवर कांशीराम जी ने गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने का काम किया। DS4 एक संघर्षात्मक आंदोलन था जो मुद्दे दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन मुद्दों की तरफ समाज का ध्यान दिलाया गया और उनका जन समर्थन अर्जित किया गया और आहिस्ता आहिस्ता जातियों में तोड़े गए लोग जुड़ते गए और बहुजन समाज बनाने की प्रक्रिया मजबूत होती गई। तो गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत हुई तो उन्होंने आगे चलकर बहुजन समाज पार्टी को राजनीतिक ताकत में बढ़ोतरी देने का काम किया। 1986-87 में बामसेफ का सरकार के द्वारा तैयार किए गए चमचों के द्वारा रजिस्ट्रेशन करा लिया गया और लिहाजा बामसेफ मानवर कांशीराम जी के हाथ से निकल गई। पर इसका मतलब ही नहीं है कि मानवर कांशीराम जी ने 1986-87 के बाद गैर राजनीतिक जड़ों को छोड़ दिया। मानवर कांशीराम जी ने अपने द्वारा अभिकल्पित बामसेफ को छीन जाने के बावजूद भी गैर राजनीतिक जड़ों से नाता लगातार बनाए रखा। वो भारत के जिस कोने में गए उन्होंने बामसेफ का नाम तो उनके हाथ से निकल गया था, पर बामसेफ के जो जान थी, बामसेफ के जो प्राण थे, जो अधिकारी कर्मचारी हमारा बौद्धिक वर्ग, उससे मानवर कांशीराम जी लगातार उनका मोटिवेशन, उनका प्रेरणा और उनकी सक्रिय योगदान लगातार बना रहा। उनके योगदान और उनकी सलाह मशविरा, जो 3 चीजें मानवर कांशीराम जी ने कही कि पे बैक टू सोसाइटी, जिस समाज से हम निकल के आए हैं उस समाज को देना है। तो हम क्या दे सकते हैं? एलिनेशन ऑफ इलीट क्लास, जो हमारे बौद्धिक वर्ग का समाज से पृथकीकरण हो गया या उन्होंने अपने आप पृथक कर लिया है, उसको उन्होंने पे बैक टू सोसाइटी के साथ संबद्धीकरण में, पृथकीकरण को संबद्धीकरण में बदल दिया और ताकत बनने लगी। आज आंदोलन का निर्माण हुआ। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि बामसेफ का कांग्रेस के द्वारा रजिस्ट्रेशन करा लेने के कारण मानवर कांशीराम जी का नाता बामसेफ से समाप्त हो गया। नहीं, मैं यहां पर यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मानवर कांशीराम जी ने बौद्धिक वर्ग से, गैर राजनीतिक जड़ों से, संघर्षात्मक आंदोलन से उन्होंने कहा कि नॉन वायलेंस मिलिटेंसी, अहिंसात्मक लड़ाकूपन। तो इसलिए गैर राजनीतिक जड़ों की मजबूती के कारण बहुजन समाज पार्टी मजबूत हुई। बहुजन समाज बनाने की प्रक्रिया तेज होने के कारण बहुजन समाज पार्टी मजबूत हुई और सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से गहरा नाता होने के कारण जैसे जैसे सामाजिक बदलाव के आंदोलन को जन समर्थन मिला तो बहुजन समाज पार्टी मजबूत होती गई। पर जब 2007 के पश्चात शोषक वर्ग को, यथास्थितिवादी ताकतों को बहुजन समाज पार्टी में इन्फिल्ट्रेशन हुआ, घुसपैठ हुई। मानवर कांशीराम जी ने साफ तौर पे पत्रकारों को 1987 में ही कहा कि उच्च वर्ग के लोग बहुजन समाज पार्टी के मतदाता हो सकते हैं, पर उनमें घुसपैठ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और नायकत्व तो नहीं दिया जाएगा। नायकत्व तो पिछड़े वर्गों के हाथ में ही रहेगा। पर 22 अक्टूबर 2003 को
मानवर कांशीराम जी के इस निर्देश के बावजूद सतीश चंद्र मिश्रा को बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। उन दिनों मानवर कांशीराम जी बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली में अपना उपचार कराने के लिए, इलाज कराने के लिए भर्ती किए गए थे। उनके गैर हाजिरी में यह हुआ और जब यथास्थितिवादी ताकतों ने, परिवर्तन विरोधी ताकतों ने बहुजन समाज पार्टी में घुसपैठ किया तो उन्होंने फिर कब्जा करने की कोशिश की और जब कब्जा करने में लंबे समय तक अपने आप को नाकामयाब पाया उन्होंने, तो फिर कहा गया कि इसको विखंडित कर दिया जाए। तो इनफिल्ट्रेशन, पजेशन और सेबोटेशन, ये 3 प्रक्रियाओं की बहुजन समाज पार्टी शिकार हो गई और लिहाजा जब यथास्थितिवादी ताकतों को उत्तर प्रदेश के 2009 के लोकसभा चुनाव में हिस्सेदारी ज्यादा दी गई और परिवर्तनकारी लोगों को हिस्सेदारी घटा दी गई, अर्थात पिछड़े वर्गों की हिस्सेदारी जो लगभग 50% बनती है, 80 लोकसभा सीटों में से 40 बनती है, 40 को घटा करके 17 लोकसभा सीटों पर ले आया गया। और जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जिनकी बदलाव की जरूरत ज्यादा है, जो इस देश की सामाजिक व्यवस्था के दलितों और आदिवासियों के साथ समान को सफरर हैं, सह दुख भागीदार हैं वो, तो उनके हिस्सेदारी तो मात्र 8 लोकसभा सीटों तक ही रह गई। और जो यथास्थितिवादी ताकतें हैं उनकी हिस्सेदारी ब्राह्मण की 22 लोकसभा सीटें, ठाकुर की 8 लोकसभा सीटें और जो मार्शल मुस्लिम हैं, दबंग मुस्लिम हैं, मानवर कांशीराम जी ने हमेशा पीड़ित मुसलमानों को, शोषित मुसलमानों को अपने आंदोलन में साथ लिया। जनाब बसीरुद्दीन साहब और जनाब अकबर अली साहब, जिनको विधायक और मंत्री बनाने का काम मानवर कांशीराम जी ने किया, ये उसके उदाहरण हैं। पर 2009 के लोकसभा चुनाव में एक भी शोषित पीड़ित मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया और सारा के सारे 12 सीटें दबंग और आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए मुसलमानों को दिया गया। तो 22 ब्राह्मण, 8 ठाकुर, 30 और 12 मुस्लिम, तो 42 का शेयर और 17 लोकसभा सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं, उसको घटा ही नहीं सकते। तो लिहाजा पिछड़े वर्गों के हिस्से में और कम सीटें बची और इस कारण से जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का उल्लंघन किया गया और पिछड़े वर्गों की हिस्सेदारी लगभग समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़े। तो बहुजन समाज पार्टी के जनाधार में गिरावट दर्ज की गई। 31% वोट जो 2007 में थे वो घटकर 2009 के लोकसभा चुनाव में 27% हो गए और ये घटोत्तरी गिरावट लगातार जारी रही, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने नायक के निर्देश पर, बहन मायावती के निर्देश पर गैर राजनीतिक जड़ें काट दी गई। गैर राजनीतिक जड़ों से 2007 के बाद नाता छोड़ दिया गया। उद्देश्य की पवित्रता, जो एक महान उद्देश्य जो तथागत बुद्ध ने निर्धारित किया था कि इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने के लिए उन्होंने एक संघ, बुद्ध संघ का निर्माण किया और वो पूरे भारत में छा गया, फैल गया। तो उस महान उद्देश्य की पवित्रता 2007 के बाद समाप्त कर दी गई और उस आंदोलन का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना रह गया।
उद्देश्य की पवित्रता समाप्त होने के कारण भी बहुजन समाज पार्टी के जनाधार में गिरावट दर्ज की गई। पिछड़े वर्गों का हिस्सेदारी समाप्त कर देने के कारण गिरावट दर्ज की गई। यही नहीं, 2009 के लोकसभा चुनाव में अति दलित जातियां हैं जो कोरी, धोबी, वाल्मीकि, खटीक और कठेरिया के हिस्सेदारी लगभग समाप्त कर दी गई, जबकि मानवर कांशीराम जी इन जाति समूहों की हिस्सेदारी लगातार बरकरार रखते थे। जो पीड़ित लोग हैं उनकी हिस्सेदारी मजबूत बनाते थे, तो हिस्सेदारी घटा दी गई तो ये जातियां बहुजन समाज पार्टी से छिटक कर दूसरा रास्ता तलाशने लगी। मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि वह अभी ठिठक गई, दूसरे रास्ते पर गई नहीं, पर उनके ठिठकने मात्र से ही 2009 के लोकसभा चुनाव में गिरावट दर्ज की गई। 4% वोटों की साफ तौर पर गिरावट दर्ज की गई। और जो बहुजन समाज पार्टी 60 लोकसभा सीटें जीतने का प्लान रखती थी, ऐसी कल्पना रखती थी, वह मात्र 21 लोकसभा सीटों पर आ गई। और जब असेंबली सेगमेंट पे देखा तो 109 असेंबली सेगमेंट पर ही बहुजन समाज पार्टी विजेता थी 2009 के लोकसभा चुनाव में। और इसलिए 2012 के चुनाव में भी नीति यही जारी रही, सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को छोड़ देना, बहुजन समाज अवधारणा को छोड़ देना, सर्वजन की कपोल कल्पित अवधारणा लेके आना, ये कभी हो नहीं सकता है। दुनिया के किसी सभ्यता में, किसी मुल्क में शोषक और शोषित के बीच में एकता संभव नहीं है। तो इसलिए एक सर्वजन कपोल कल्पित अवधारणा है, उसके कारण बहुजन समाज पार्टी 2012 में 27% वोटों से गिर के 24% वोटों पर आ गई। 206 विधानसभा से गिर के 80 विधानसभा सीटों पर आ गई। अगर 2009 की तुलना में करें तो 109 विधानसभा सीटों से गिरकर वो 80 विधानसभा सीटों पर ही विजेता रह सकी। और ये गिरावट नीतियों में बदलाव कर देने के कारण, परिवर्तन की, बदलाव की, बहुजन समाज बनाने की, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, नीतियों को छोड़ देने के कारण केवल उत्तर प्रदेश में ही गिरावट नहीं दर्ज की गई, बल्कि पंजाब के चुनाव में भी और उत्तरांचल के चुनाव में भी गिरावट दर्ज की गई। और 2014 के लोकसभा चुनाव में यह गिरावट नीचे गिरकर 22% वोटों पर आ गई। और पंजाब में तो बुरा हाल हो गया। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में 16% वोटों से गिरकर 5% वोटों पर आ गए। उत्तरांचल के 12% वोटों से गिरकर वो 8% वोटों पर आ गए। हरियाणा 14% वोटों से गिर के 4% वोटों पर आ गया। तो इसलिए अचानक गिरावट नहीं आई है। और 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के, जो पंजाब उत्तरांचल के साथ ही हुए, तो उसमें बहुजन समाज पार्टी वोट शेयर को सस्टेन करने में कामयाब रही, उत्तर प्रदेश में मात्र। पर दिल्ली, हरियाणा और उत्तरांचल और पंजाब में वोट शेयर में भारी गिरावट दर्ज की गई। और 2019 का जो लोकसभा चुनाव आया, तो मैं यहां पर एक बात और कहना चाहता हूं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का संपूर्ण दलित बुद्धिजीवी वर्ग, चाहे अधिकारी कर्मचारी हो,
अथवा बेरोजगार नौजवान हो जो शिक्षित है, शिक्षित बेरोजगार, उन सब ने एक स्वर से बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दिया। मेरी जानकारी में करीब 25 अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाने के लिए अपने परिवार को दांव पे लगा दिया, अपने घर का लगभग 10 करोड़ रुपया न्यौछावर किया, चुनाव लड़ाया अपने पत्नी को, अपने भाई को, अपने बेटे को, पर सीटों की संख्या घटकर 19 आ गई। वह दलित समाज का अधिकारी कर्मचारी वर्ग, शिक्षित बेरोजगार वर्ग एकजुट होकर के भी बहुजन समाज पार्टी की गिरावट को रोकने में सफल नहीं हुआ। क्यों? कि वो गैर राजनीतिक जड़ें की तरफ उनका भी ध्यान नहीं था। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पर उनका भी ध्यान नहीं था, और बहुजन समाज बनाने की प्रक्रिया पर उनका भी ध्यान नहीं था। लिहाजा वो गिरावट को रोकने में नाकामयाब हो गए, और ये गिरावट 2019 में भी बरकरार रहती अगर मानवर कांसीराम जी के मुझ जैसे कुछ पागल चेलों ने एक अभियान नहीं चलाया होता कि 2019 के लिए भाजपा रोको, आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, और संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए भाजपा को हराना जरूरी है, और भाजपा को उत्तर प्रदेश में हराने के लिए सपा बसपा गठबंधन कराना जरूरी है। तो करीब 25 जिलों में हम लोगों ने संगोष्ठियां, सेमिनार आयोजित किए। माननीय बहन कुमारी मायावती को ज्ञापन भेजे गए, और अखिलेश यादव को ज्ञापन भेजे गए कि भाजपा को हराने के लिए सपा बसपा गठबंधन जरूरी है, संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ। 11 नवंबर 2017 से अभियान चालू हुआ, और 17 दिसंबर को आगरा और मुरादाबाद, अलीगढ़, बांदा, झांसी, कानपुर, लखनऊ में, मेरठ में इस तरीके के सेमिनार आयोजित किए गए। तो इन दोनों नेताओं ने, माननीय बहन कुमारी मायावती और अखिलेश यादव ने जन दबाव में आकर गठबंधन तो कर लिया सपा बसपा गठबंधन का, पर बेमन से और विलंब से किया गया। ये गठबंधन वो चाहते तो 2018 में घोषित कर देते, क्योंकि फूलपुर और गोरखपुर लोकसभा की सीटें में भारतीय जनता पार्टी को बहुजन समाज बनाकर पराजित कर दिया गया था 15 मार्च 2018 को, जो परिणाम घोषित हुए। तो वो संकेत था कि सपा बसपा गठबंधन मिल जाए, पर दोनों सीबीआई के चंगुल में फंसे होने के कारण गठबंधन करने की घोषणा करने का साहस नहीं कर सके। दबाव में आकर 12 जनवरी 2019 को उन्होंने गठबंधन घोषित किया, जब बहन मायावती के जन्मदिन के 3 दिन पहले, ताकि 15 जनवरी को धन वर्षा कराई जा सके। गठबंधन घोषित हुआ, पर इसके उद्देश्य पवित्र नहीं थे, लिहाजा अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आए। ये जन स्वीकार नहीं हो सका ये गठबंधन। ये दलित समाज में चमार को, पिछड़े वर्गों में यादव को और मुस्लिम को ही ये स्वीकार हुआ ये गठबंधन, और भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करने में कामयाब हो गई। इन 3 जाति समूह के खिलाफ बाकी को उसने 2019 के लोकसभा चुनाव में लामबंद कर लिया, अपने साथ संगठित कर लिया, और इसको रोकने का काम ना तो अखिलेश यादव अज्ञानी होने के कारण, गैर जानकार होने के कारण नहीं कर सके, और बहन मायावती षड्यंत्र में शामिल होने के कारण नहीं कर सकी रोकने का काम। और लिहाजा जो ये गठबंधन 60 लोकसभा की सीटें जीत सकता था और भारतीय जनता पार्टी को पराजित किया जा सकता था, वो पराजित
नहीं किया जा सका और 10 लोकसभा सीटें बहुजन समाज पार्टी और 5 लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी मात्र जीतने में कामयाब हुई। माननीय अखिलेश यादव की जीवन साथी डिंपल यादव भी कन्नौज की लोकसभा सीट हार गई। तो इस तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि यह गिरावट यकायक नहीं आई है और 21-22% वोट शेयर दोनों पार्टियों के पास था। दोनों का मिलाकर के लगभग ये 41-42% वोट शेयर बनता है। 41-42% वोट शेयर में तो ये केवल 15 लोकसभा सीटें जीत पाई। ये आश्चर्यजनक है 2019 का लोकसभा चुनाव परिणाम। अगर उनके अंदर बहन मायावती माननीय अखिलेश यादव के अंदर तड़पन होती भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने की, तो वो इसकी समीक्षा करके 2022 के लोक विधानसभा चुनाव के लिए प्रबंधन कर सकते थे। पर मैं कहना चाहता हूं कि इन दोनों नेताओं के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने की तड़पन नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है और लिहाजा 3 जून 2019 को बहन मायावती ने गठबंधन एक तरफा तोड़ दिया। 3 जून 2019 को लिहाजा सहानुभूति माननीय अखिलेश यादव को मिली और उस सहानुभूति की नाव में बिना संघर्ष की सहानुभूति हमने अनेक बार मिलकर माननीय अखिलेश यादव से संघर्ष करने का आह्वान किया। हमने साफ तौर पे कहा कि घर छोड़ो और घर से बाहर निकलो, संघर्ष करो, तो हम ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत, बहुजन समाज, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम सब आपके साथ होंगे। जो लड़ेगा वो आगे बढ़ेगा, जो निहुर जाएगा हमारे जालिमों से, हमारे दुश्मनों से, वो मिट्टी में मिला दिया जाएगा, गुलाम बना लिया जाएगा। पर माननीय अखिलेश यादव ने इस पे गौर नहीं किया, उन्होंने घर नहीं छोड़ा। हमने कहा कि आप प्रधानमंत्री तक जा सकते हैं, तो वो डरे, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, चुप रहिए चुप रहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की ये गिरावट यकायक नहीं है। ये सामाजिक बदलाव का आंदोलन छोड़ देने के कारण और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को छोड़ देने के कारण, गैर राजनीतिक जड़ों को काट देने के कारण और उद्देश्य की पवित्रता समाप्त कर देने के कारण ये गिरावट और बहुजन समाज पार्टी का पतन हुआ है। आप दोबारा उठना चाहते हैं, दोबारा सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के द्वारा ही आप उठ खड़े हो सकते हैं। आपको उन्हीं मूल्यों को, उन्हीं सिद्धांतों को, उसी संघर्ष को पुनः अपनाना होगा। और इसलिए मानवर कांशीराम जी के चेलों को मैं आवाज दे रहा हूं, अंबेडकरवादियों को आवाज दे रहा हूं कि आप आगे आए। दद्दू प्रसाद आपके पीछे चलने को, आपका पिछलग्गू बनने को तैयार है। मुझे पता है कि आपके मन तक भांति भांति की भ्रांतियां और भ्रामक प्रचार आप तक पहुंचाया गया है, पर मैं कहना चाहता हूं कि हम जीवन के अंतिम सांस तक सामाजिक बदलाव के आंदोलन को गतिमान बनाने के लिए मैं और मेरा परिवार समर्पित भावना से हम काम करेंगे। एक बिंदु की चर्चा मैंने नहीं की है, जो है तो अगली वीडियो में मैं उसके विस्तार से बात करूंगा। इकट्ठा हुए वोटों की बिकवाली करने के कारण बहुजन समाज पार्टी का और समाजवादी पार्टी का, आरजेडी का, आरएलडी का पतन हुआ है। मैं इसके अगले वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। और भी हम मीमांसा लगभग 1 हफ्ते तक लगातार हम बहुजन समाज पार्टी के पतन के बारे में चर्चा करेंगे, प्रतिदिन चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।